आगे बढ़ाना होगा क्या करना है? अच्छा ये आगे है ये पीछे, तो इसमें वाले क्या बता रहे हैं कि इसमें करके अच्छा इसको बंद करना, इसका वो सही है। आगे नहीं इस वाला देखिए ये जो है कुछ आता है ना बताने का, ठीक है कोई बच्चे आ रहे हैं और कुछ बाहर गए हैं ना। नहीं आएगा प्रिंसिपल लोग डॉक्टर स्टूडेंट लोग आप लोग क्लास ठीक चलिए आगे। हाँ आप लोग एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा हर बार, भरिए जरूर। हाँ? और टीचर अच्छा पढ़ाएंगे तो 5 पॉइंट दिया हुआ है ना, और रेटिंग आप करना है आपको, उसको भूलिएगा मत, करना जरूरी तो आपके वही आपकी उपस्थिति भी है। हाँ वही आपकी उपस्थिति भी है, इसलिए आपकी उपस्थिति भी होगी, आप आए हैं कॉलेज में। ग्रुप में यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब चल रहा है, देखा लाइव चल रहा है। और आईडी कार्ड बनवा लीजिए आप लोग, समाज कल्याण विभाग वाले उनसे करेंगे कि आईडी कार्ड बना दीजिए लोग, आईडी कार्ड बना दीजिए आपको क्या कॉलेज में अगर शायद रखती है तो थोड़ी रुपये हाँ क्या इसीलिए मैंने रखा गया लास्ट समय में कि आप यहाँ पढ़े हुए हैं क्या? एक और लड़का पढ़ा हुआ यहाँ गया आया मैं कहाँ पढ़े होना आपने पढ़े कहाँ पढ़े? स्कूटी हमारे कॉलेज के आए कुछ एक्सपर्ट को बुलाएंगे, टीचर से एक्सपर्ट कौन होगा? बहुत अच्छे सभी लोग दिए हैं कम, हमने 4 बार मेहनत दिया है ये सब इससे देते नहीं। चलो आ गए
सब तो एक खड़े होकर पढ़ाए थे ना यहाँ। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आपको पहली बार हमारी याद करो रही है ना। पहली क्लास आप लोग चल गई। सिलेबस आप लोगों के पास है। सिलेबस होता है आपका जो टॉपिक चल रहा है, जैसे क्वालिटी चल रहा है ना मेरे पास उसका सिलेबस है। सिलेबस आप लोग जरूर रखिए। इस पर इसका कोई भी पेपर हो जीएस का तो आप लोग सिलेबस अपने पास प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा ना। होता हम क्लास खत्म हो जाएगा, अगली वाली क्लास में हम लोगों को दे देंगे। PDF डाल देंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा। PDF डाल देंगे, सिलेबस जरूर रखिएगा। और सिलेबस जो है ये सब पढ़ने से आधा अगर आपको सिलेबस याद है तो आधा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सर्विसेज में होता है तो आप लोग क्लास के पहले, अब आज क्लास के बाद, आज के बाद जब भी कोई क्लास हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिलेबस अपने पास सबका फोटो कॉपी करके अपने पास जरूर रखिए। और कोशिश करना जो भी टॉपिक खत्म होता है आपका, उस टॉपिक का उस सिलेबस से रिलेट करना, को रिलेट करना याद होना चाहिए। जैसे आपकी कोचिंग तो इधर जब तक परीक्षा नहीं खत्म हो जाती तब तक तो चलेगी। तो बताइए इस बार कौन फार्म डाला है एग्जाम में? UPSC और आप खेले हैं और कोई नहीं? तो आप लोग तैयारी करें। लेकिन सिलेबस रखो, पढ़ने के तरीका होता है। सबसे पहले आपके टेबल पर, आपके बैग में सिलेबस होना। नहीं, जब पढ़ेंगे एक एक टॉपिक खत्म होगा ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। लेकिन पहले ये तो होना चाहिए आज क्या पढ़ना है, कहाँ से टॉपिक सर स्टार्ट कर दे। सिलेबस होना बहुत जरूरी है। हम तो क्या आज आपको कोशिश करेंगे कि क्वालिटी के सिलेबस है, ग्रुप में सब लोग जुड़े होंगे ना, तो ग्रुप में आज कोशिश करेंगे क्वालिटी का पूरा सिलेबस आपके पास और उसका प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिएगा, मोबाइल के साथ रहेगा। तो सर ने पहला टॉपिक पढ़ाया ना, क्वालिटी का पहला टॉपिक क्या चला? विशेषता संविधान में जो है संविधान आप लोग परिचित हो गए, इधर 1.5 घंटे में परिचित हो गए। इसमें एक टॉपिक नहीं दिया है, प्रस्तावना नहीं है ना, प्रियम्बल नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। तो किसी दिन वो टॉपिक मिलेगा तो बता। टॉपिक है नहीं सिलेबस, डायरेक्ट आपकी नागरिकता आ गया है, सिटीजनशिप पे आ गया है। यहाँ से भी आपके IAS में भी क्वेश्चन पूछता है, DCS में भी पूछता है और अन्य परीक्षाओं में भी पूछता है। तो हम लोग जो है सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर, नागरिकता पर। शुरू करेंगे। तो पहले तो आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, आएगा कि नागरिकता है क्या। ये क्वेश्चन आएगा मन में, क्या हम नागरिक हैं? सामान्यतः आप लोग मानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं? अच्छा, सामान्यतः दिमाग में आता है कि नागरिक है कौन। देखिए हमने जो दिखा रहे हैं आपको, नागरिकता आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। नागरिकता क्या है? सर चालू नहीं है क्या? चालू है काफी। मैडम आई, आप लोगों को आवाज माइक से जाती है क्या? वैसे भी सुनाई दे रहा है। तो नागरिक है कौन? नागरिकता का उदाहरण आई कहाँ? क्या चीज है नागरिकता? मन में क्वेश्चन होता है ना कि क्या हम नागरिक के, जैसे कोई विदेशी आ गया तो अब भारत का नागरिक नहीं है, हम भारतीय हैं। तो उसमें हमारे में, उसमें वो भी मानो हम भी मानो, लेकिन उसमें और हमारे में अंतर आ जाता है। आप अमेरिका चले जाओ,
अमेरिका का नागरिक कहा जाता है, हम विदेशी वहाँ हो जाते हैं ना। तो नागरिकता का आया क्या, नहीं कंसेप्ट आया क्या, कुछ न कुछ तो विशेषता है, उसके साथ कुछ शर्तें लगी होंगी, अभी तो नागरिकता। तो पहले तो ये होता है कि जिसे देश आप जानते हैं उसे पॉलिटी की भाषा में, पॉलिटिकल साइंस में उसे स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। जिसे आप राज्य बोलते हो ना, यूपी बिहार, वो राज्य नहीं है, यूनिट है, उसे प्रांत शुद्ध में प्रोविंशियल बोलते हैं। जिसे आप पीसीएस का पेपर देते हो ना, तो पीसीएस का फुल फॉर्म में पूछता है, पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविंशियल सिविल प्रांत। माइक नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा ना। तो जो प्रांत होता है, प्रांत का मतलब प्रोविंशियल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल, और उसी प्रोविंशियल से पी बना है, उसी को कहते हैं पीसीएस। समझ में? पीसीएस किसे बोलते हैं? पीसीएस का फुल फॉर्म नहीं होता प्रोविंशियल सिविल सर्विस, हिंदी में बोलते हैं प्रांतीय नागरिक सेवा, वो है। तो प्रांत जिसे यूपी बिहार भारत में जो राज्य हैं, तो उसे सामान्य भाषा में राज्य बोलते हैं, लेकिन अगर औपचारिक भाषा में उसे कहा जाए, पॉलिटी की भाषा में तो उसे क्या बोलते हैं? प्रांत। उसे राज्य नहीं बोला जाए, क्या बोला जाए? प्रांत। और जो राज्य बोला जाता है उसकी इंग्लिश होती है स्टेट, और स्टेट जिसे आप एक देश कहते हो वही स्टेट। अमेरिका एक स्टेट, जापान एक स्टेट है, पॉलिटी की ये स्टेट जिसे आप स्टेट यूपी बिहार कहते हो, ये आप बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो, लेकिन अगर क्या बोलते हैं कि पॉलिटी की भाषा बोलना हो, राजनीति की भाषा में बोलना हो, तो स्टेट एक, भारत एक स्टेट है, पाकिस्तान एक स्टेट है, हिंदी में उसे क्या बोलेंगे? राज्य। अफगानिस्तान एक स्टेट, जर्मनी एक स्टेट है। तो भारत में जितने, मतलब वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सब जो स्वतंत्र हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? स्टेट। हिंदी में क्या बोला जाएगा? राज्य। तो राज्य क्या होते हैं? राज्य के 4 तत्व होते हैं, हमने लिखा भी, राज्य के 4 तत्व। राज्य किसे राज्य बोला जाएगा? अगर उस देश में अगर ये चारों तत्व मिलते हैं तो कहा जाएगा वही देश क्या है? राज्य। क्या है? राज्य। तो पहला क्या है? जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग है जनसंख्या। कोई भी अगर देश होगा तो उसका निश्चित भौगोलिक सीमा होगी, लेकिन पीजी है इसकी निश्चित भौगोलिक सीमा, भदोही तक है पीजी नहीं, निश्चित भौगोलिक सीमा है कि नहीं? कोई भी अगर देश होगा तो उसकी निश्चित भौगोलिक सीमा जरूर होगी, उसका बॉर्डर लाइन होगा, निश्चित भूभाग होना मस्ट है। पहली शर्त है निश्चित भूभाग होना, निश्चित बाउंड्री होगी। दुनिया में अगर इतने देश हैं, इतने राज्य हैं, तो उनकी निश्चित बाउंड्री है ना, और उसी बाउंड्री के लिए तो आज की डेट में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है बाउंड्री के लिए ना, निश्चित भौगोलिक सीमा के लिए तो झगड़ा हो रहा है। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, क्या है? निश्चित भौगोलिक सीमा के निर्धारण के लिए तो क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो पहली शर्त क्या है? निश्चित भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। दूसरी है उस निश्चित भौगोलिक सीमा में, भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या का आवास होना चाहिए, निवास होना चाहिए। भारत की जो भौगोलिक सीमा है, अवैध विदेशी माने जाओगे, पकड़ लिए जाओगे ना, जेल में डाल दिए जाओगे। तो जिस देश की जितनी भौगोलिक सीमा होती है उसी के अंदर अगर आप निवास कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि आप उस देश के, उस राज्य के नागरिक हैं, जनसंख्या उसमें निवास कर रहे हैं। तीसरा है सरकार, देश को चलाना है, रहे और सबका क्या होता रहेगा? विकास होता है। किसके लिए करती है? उस देश की जनता के लिए। तभी तो सरकार का उस देश के लोगों ने मिलकर क्या बनाया? सरकार बनाया, सिस्टम बनाया, संविधान बनाया। सरकार तभी तो बनी ना। तो सरकार किसके लिए बनी? इसी जनता के लिए सरकार बन गई, सिस्टम चल रहा है।
1947 के पहले भारत में सिस्टम था कि नहीं था? गुलाम थे ना? किसके गुलाम? किसका? सरकार थी उस समय भी, 1947 के पहले भी सरकार थी। इसका मतलब है कि अभी भी भारत राज्य नहीं। 3 पॉइंट था भारत के पास। क्या था? जनसंख्या थी, भूभाग था, सरकार थी, लेकिन भारत राज्य नहीं था। भारत क्या था? देश। चौथा जो पॉइंट है वही बताता है कि आप देश रहेंगे कि राज्य रहेंगे। तो आंतरिक दबाव में करें ना तो बाहरी दबाव में। आंतरिक और बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपना डिसीजन करता है, तब माना जाता है तो वह देश संप्रभु है। और भारत 1947 कर नहीं सकते थे अपने अपने लोगों के लिए। इसी संप्रभुता के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई। हम संप्रभु हो जाएं, हम अपने लोगों के लिए सरकार बनाएं और जैसे यहाँ के लोग इच्छा करें वैसा ही सरकार का निर्माण करें। और जो डिसीजन ले, जो निर्णय ले, वो किसी के दबाव में न ले, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। नक्सली कहें कि नहीं सरकार ये डिसीजन न लागू करके मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करे, इसका मतलब नक्सली तो भारत में रहते हैं न, और सरकार के खिलाफ रहते हैं। तो अगर नक्सली के दबाव में आकर के सरकार को डिसीजन लेने लगे तो इसका मतलब है कि भारत की संप्रभुता में कटौती हो रही है कि नहीं हो रही। इसका मतलब है कि भारत कहीं कहीं राज्य अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। भारत आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से क्या होता है, कोई भी निर्णय करता है स्वतंत्र। किसी के दबाव में भारत सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती। उसका चीन के साथ संबंध बनाना है, अमेरिका के साथ संबंध बनाना है, ये किसी के दबाव में भारत नहीं करता। स्वयं डिसीजन लेता है, निर्णय करता है बैठ कर। सरकार निर्णय करती है कि इस देश से संबंध बनाना उचित होगा कि नहीं, मधुरपूर्ण होगा कि नहीं। तो ये जब 4 पॉइंट आते हैं, इसी के आधार पर भारत अब क्या बन गया? एक राज्य बन गया। 1947 में संविधान बना, सर ने अभी बताया होगा, संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया और भारत एक क्या हो गया? स्टेट हो गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 देखो, वहाँ देश नहीं, कंट्री नहीं लिखा गया, स्टेट लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? लिखा गया है ना। नहीं तो आप कंट्री लिख सकते थे ना। हमने बताया देश और राज्य में अंतर होता है। देश तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर संप्रभुता है तभी राज्य में आप कन्वर्ट हो पाएंगे। नहीं तो आप देश तो थे, प्राचीन काल में भी भारत था, 1947 में भी भारत था, लेकिन राज्य नहीं था। जब भारत स्वतंत्र था, अपना डिसीजन स्वतंत्र लेता था, आंतरिक और बाहरी दबाव से मुक्त था, तब क्या था? भारत एक, तभी जाके भारत एक राज्य बनेगा। अब यहाँ पर जनसंख्या है। अब जनसंख्या और नागरिकता के बीच के कौन नागरिक? जनसंख्या तो बहुत विदेशी लोग ही तो यहाँ आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं, बहुत से विदेशी व्यक्ति यहाँ पर नौकरी करते हैं। एनपीजी के क्या है? जनसंख्या है। और जो आप विशेष सुविधा के साथ, विशेष शर्त के साथ इस क्लास में आए हैं, तो आप क्या हो गए? नागरिक हो गए। समझ में आ गया? तो पूरे देश की जनसंख्या को जरूरी नहीं पूरे देश की जनसंख्या को नागरिकता वह देश दे। तो नागरिकता की शर्त क्या है कि कौन भारत में नागरिक बन सकता है? तो पहला है उस राज्य का सदस्य होना चाहिए, पूर्ण सदस्य। उस आपके पास एडमिट कार्ड है, अपने एग्जाम दिया, पास हुआ, इसका मतलब जो अभ्युदय योजना चल रही है सरकार की, उसके आप पूर्ण सदस्य हैं कि नहीं? या अधूरे सदस्य हैं? अधूरे होते तो आने देते अंदर। पूर्ण सदस्य हैं कि नहीं है? तो भारत सरकार के, यानी इस राज्य के, भारत एक राज्य है, उस राज्य के आप क्या हैं? पूर्ण सदस्य। तभी आपको पहली शर्त क्या है? उस राज्य के आप पूर्ण सदस्य। समझ में आया? अभी बताएंगे कौन कौन सदस्य मिलेगा, आगे शर्तें हैं। पहले आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि ये नागरिकता की अवधारणा क्या है, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, क्यों ये परीक्षा में पूछता है, क्वेश्चन होता है ना मन में, क्या जरूरत है? क्यों कोई विदेशी आ जाता है, उसको पासपोर्ट बनवाना तो आना पड़ता है, उसका टाइम बाउंड रहता है, कितने महीने रहोगे इसके बाद आप क्या करो, चले जाओ ना।
इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको कहीं विदेश में जाना हो तो सरकार से अनुमति लेना पड़ता है ना, वीजा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। तो ये मन में आना चाहिए कि नागरिकता क्या महत्व है, क्यों हमको पढ़ाया जाता है और क्यों परीक्षा में पूछता है। महत्व है तभी तो पूछता है। सर हिस्ट्री का क्या हाँ, हिस्ट्री का सर इतिहास क्यों पूछता है सर? देखो हमारा जो विषय है हम लोग उसी को बोलेंगे। सर अभी आप जब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो हम 10 मिनट लेंगे कि आप रहेगा, इसके बाद आपके सब सवालों का जवाब दे देंगे जितना हमको आएगा। पहले तो हम अपने सब्जेक्ट पे अपने विषय को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ? जी सर। तो दूसरा क्या है कि सभी को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त, राज्य का पूर्ण सदस्य हो और जो सदस्य होगा उसको क्या मिलना चाहिए, उस देश में उस राज्य में राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त। नागरिक अधिकार कि अन्य नागरिकों की अपेक्षा, अन्य जनसंख्या के अन्य लोगों की अपेक्षा, विदेशियों की अपेक्षा आप इस देश के अगर पूर्व सदस्य हैं तो आपको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है जिसे आपको अधिकार कहा जाता है। ये आपका अधिकार है क्योंकि आप इस जो है राज्य के सदस्य हैं, इसलिए आपको ये अधिकार मिलता है। जैसे आगे हम मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो जितने मूल अधिकार है उसमें से कुछ मूल अधिकार विशेष सुविधाएं भारत के लोगों को देता है, वो विदेशी लोगों को नहीं देता है। किसको देता है? भारतीय लोगों को देता है। जैसे अनुच्छेद 19 विचार और व्यक्ति की आज़ादी, आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन जितनी छूट आपको मिली है उतना कोई अमेरिकन आएगा यहाँ उतना वो आज़ादी नहीं, उसके पास उसके साथ शर्त जुड़ी है। आपको विशेष सुविधाएं मिली है? नहीं मिली? मिली है। तो नागरिक अधिकार का मतलब होता है कि व्यक्ति को विशेष सुविधाएं दी जाए और वो मूल अधिकार, जितने लगभग मूल अधिकार हैं आपके, जैसे एक बताता हूँ मूल अधिकार में ही आपके है कि धर्म, जात, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद होता है उसके विरुद्ध आपको अधिकार मिला। ये आपके नागरिक हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ के पूर्ण सदस्य हैं इस राज्य के, इसलिए आपको ये विशेष अधिकार मिलता है कि इन पॉइंट के आधार पर अगर आपके साथ कोई विभेद करता है, धर्म, जात, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर अगर कोई विभेद करता है तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार मिला हुआ है। आप इसके खिलाफ बोल सकते हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं, यहीं के लोग मुझे मेरे साथ धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर क्यों इसका भेद कर रहे हैं, आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकि ये विशेष सुविधा है आपको। तो नागरिक अधिकार का मतलब अगर आप नागरिक होंगे तो आपको वो विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राजनीतिक अधिकार का मतलब होता है कि जो सिस्टम बना है, जो पॉलिटिकल सिस्टम बना है, व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था में आपको भाग लेने का अधिकार। जैसे ये सिस्टम क्या है, यहाँ पर क्या है, मत देने का अधिकार है और मत देने के साथ साथ आप उसमें प्रतिनिधि बन सकते हैं, साथ साथ विधायक बनने का अधिकार है, आप चुनने का, खुद चुने जाने का अधिकार है। हम किसी को चुन भी सकते हैं और खुद चुने। ये आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए जैसे जब आप लोग सांसद और विधायक की योग्यता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है वह भारत का नागरिक लिखा रहता है ना। तो इसका मतलब है भारत का नागरिक होने का मतलब यह है कि आपको राजनीतिक अधिकार मिला हुआ है, नागरिक अधिकार मिला हुआ है, तभी आप यहाँ के नागरिक होंगे। समझ में आया? अब भारतीय और विदेशी नागरिक में अंतर क्या है? भारतीय नागरिक समझ में आ गया। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, अंतर करेंगे? विदेशी कौन हो? इन्हीं दोनों शर्तों में जो पूर्ण न होता हो। दोनों शर्त क्या है? कि भारत जो राज्य है उसका पूर्ण सदस्य होना चाहिए और दूसरा क्या है, उसे राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिला हो। तो जो विदेशी होगा उसको नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा, आएगा, घूमेगा, टहलेगा,
चुनाव देखेगा कैसे चुनाव हो रहा है, लेकिन खुद चुनाव में लड़ेगा तो उसमें मतदान देगा, क्योंकि उसको ये अधिकार ही नहीं मिला है। भले वो यहाँ पर 5-6 साल से रह रहा है, सब चीज़ देख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता, उसमें जो है प्रतिनिधि बन के उम्मीदवार बन के वह चुनाव नहीं लड़ सकता। समझ में आया? तो क्या इसका मतलब है कहीं न कहीं वो विदेशी है? भारत की नागरिक, जिसको नागरिकता नहीं मिली वो क्या हो, विदेशी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ? कहीं नहीं जरूरी है भाई। अगर नागरिकता आपको नहीं मिली है तो आपको पहले तो भारत की नागरिकता भी बताएंगे कितने पॉइंट के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाए। अगर ये दोनों अगर शर्त आप पूरा नहीं करते हैं, राज्य का पूर्ण सदस्य हो, नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, अगर ये नहीं है इसका मतलब आप विदेशी हैं, आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। वीजा लेके कुछ समय के लिए यहाँ घूमने आए। सर वो दिवालिया हो जाता है। हाँ दिवालिया सर, हाँ, उसे नहीं रहता ना। तो जो कानून के तहत जब आपको दिवालिया घोषित की, आगे बताएंगे कब संसद जो है आपके नागरिकता के अधिकार को छीन लेती है। ये सबसे अभी तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नागरिकता की अवधारणा क्या है। जैसे IAS में क्वेश्चन पूछता है कि भारत के नागरिकता से आप क्या समझते हैं? नागरिकता से ये क्वेश्चन आ गया, नागरिकता से आप क्या समझते हैं? 2 विकल्प देगा, वह राज्य का सदस्य, वह राज्य का सदस्य, ए विकल्प ए, वह राज्य का सदस्य, विकल्प बी कुछ लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त, विकल्प 2। उत्तर क्या देगा? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1, 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे आता है ना, तो अब आप इसमें से क्या मारोगे? कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कहा क्या पहले वाले स्टेट में क्या है कि राज्य का वह सदस्य, और इसमें क्या कह रहा है? पूर्ण सदस्य। और फिर उसमें कह रहा है सभी व्यक्तियों, न कह रहा है ना, उसमें कह रहा है कुछ व्यक्तियों। इसका मतलब है स्टेटमेंट अगर थोड़ा सा भी पढ़ने में गड़बड़ किए तो सवाल क्या हो जाएगा? ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, नागरिकता क्या है। अब संविधान निर्माण के उपरांत जब संविधान निर्माण हो गया 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हो गया, तो बताया गया कि भारत में कौन नागरिक होंगे। पहला क्या है? वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, यहाँ का निवासी है, फिर उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत की भूमि पर निवास कर रहा है। तो ये क्या हो गया? जैसे जब संविधान लागू हो गया, ये व्यक्ति उसी दिन से क्या हो गए? नागरिक हो गए, इनको ये चीज मिल गया। अब मान लो जो भारतीय मूल के विदेश में गए हैं, उनको कैसे नागरिक? तो संविधान संविधान में बताया गया है कि उनके माता पिता, वह व्यक्ति या उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ। जो व्यक्ति विदेश में रह रहा है वह संविधान लागू हो गया 50 में, विदेश में है, उसका जन्म में क्या हो? विदेश में हुआ, लेकिन उसको नागरिकता मिल सकती है उसके दादा दादी या उसके दादा दादी। कोई माता पिता या दादा दादी क्या हो, भारत में जन्मे हुए, तो उनको क्या मिल जाएगी? उनको नागरिकता मिल सकती है। विदेश में राजदूत के पास रजिस्ट्रेशन करवाया हो, विदेशों में जो दूतावास होता है उसमें जाकर क्या करवाया? रजिस्ट्रेशन करवाया हो। हमारे पिताजी के पिताजी भारत में जन्म लिए थे, तो वहीं के मूल निवासी थे, हम लोग जो है बताना नहीं जान। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब रजिस्ट्रेशन बाद फॉर्म भरा जाता है ना? नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना। जैसे आप जाएंगे IAS का फॉर्म भरने, तो पहले रजिस्ट्रेशन करता है, इसके बाद जो है आपका डिटेल भरा जाता है। जब आप एप्लीकेशन देंगे
तो एप्लीकेशन में आपका जांच पड़ताल होता है, पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कुछ जो बताएंगे उसकी जांच हो। आप फार्म भर देते हैं, जांच होता है, उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है, कहीं कमी होती है ना। रजिस्ट्रेशन करवा लेने से ये नहीं है कि चलो डायरेक्ट परीक्षा में ही बैठना है। अरे वो जांच करता है कि यह विद्यार्थी हो कि नहीं। तो रजिस्ट्रेशन करवाया तो जांच करने पर अगर वह सक्षम जो अधिकारी है तो पर्याप्त तथ्य पाता है, एविडेंस पाता है, तो अनुमति दे देगा, तो आप बन जाएंगे। अब ये तो आगे चल के बताएंगे शरणार्थी वाला। अब संवैधानिक प्रावधान, संविधान बन गया, अब संवैधानिक प्रावधान क्या है नागरिकता? तो उसकी विशेषता है, संविधान में बताया गया कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है, भारत में संघीय प्रणाली अपनाई गई है। कंसेप्ट है भारत में संघीय प्रणाली अपनाई गई है। और संघीय प्रणाली में क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं दो स्तर पर काम करती हैं, एक केंद्र स्तर पर, दूसरा प्रांत स्तर। दुनिया में कहीं भी अगर संघीय प्रणाली है वहाँ पर सरकारें दो स्तर पर काम करती हैं, एक केंद्र स्तर पर, एक प्रांत स्तर। भारत में संघीय प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए भारत में दो स्तरों पर सरकार काम करती है, एक केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। तो संघीय प्रणाली की एक विशेषता है कि जब दो स्थानों से, दो स्तरों से सरकारें संचालित हो रही हैं एक देश में, एक राज्य में, तो संघीय प्रणाली में सामान्यतः दो नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। एक आप अपने प्रांत के नागरिक होते हैं, दूसरा आप केंद्र के नागरिक यानी उस देश के नागरिक होते हैं। जहाँ संघीय जब दो स्तरीय सरकार होती है, देखो आप एक समांतर उदाहरण है कि बहुत सी योजनाएं चलती है, प्रदेश सरकार चलाती है, उसके भी लाभार्थी आप ही हैं, और बहुत सी योजनाएं केंद्र चलाती है, उसके भी लाभार्थी आप हैं। यानी आपको जो लाभ मिल रहा है, जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो दो सरकारों से मिल रही है कि नहीं? कुछ लाभ आपको केंद्र से मिलता है, कुछ लाभ आपको राज्य से मिलता है कि नहीं? और व्यक्ति कौन है? ये एक है। तो संघीय इसी अवधारणा पर दोहरी नागरिकता बनाई गई कि आपको दो नागरिकता है, एक केंद्र वाला कार्ड बनवा लीजिए, केंद्र के नागरिक है, एक राज्य। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संघीय प्रणाली तो है भारत में, लेकिन भारत में एकहरी प्रणाली अपनाई गई, मतलब नागरिकता एक होगी, लाभ एक ही नागरिक लाभ दो जगह से लेगा, दोनों सरकारों से लेगा, लेकिन नागरिकता एक होगी, वह नागरिकता होगी भारत की नागरिकता। संघीय प्रणाली होने के बावजूद, जबकि अमेरिका में संघीय प्रणाली, वहाँ दोहरी नागरिकता है। जैसे वहाँ पर जितने राज्य हैं, हर राज्य का नागरिक होता है पहले, इसके बाद जो है दूसरा अमेरिका का नागरिक होता है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं अपनाई गई है, बल्कि भारत में एकहरी नागरिकता, एक ही भारत सरकार के आप नागरिक होंगे, एकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। आप दो स्तरों की जो सरकारें हैं वहाँ से आप सुविधाएँ ले सकते हैं, आपको ये सुविधाएँ सरकार जो चलाएगी, लेकिन नागरिकता एक होगी। और ये संघीय विषय की वस्तु है, संघात्मक प्रणाली है। ये जो नागरिकता है, भारत जहाँ भी संघीय प्रणाली होता है वहाँ विषय बांट दिया जाता है, प्रांतों को कुछ विषय दे दिया जाता है और केंद्र को कुछ विषय दे दिया जाता है। तो भारत में भी ऐसा है। भारत पूरे संविधान के तहत 7वीं अनुसूची में जो है 3 अनुसूचियाँ बनाई हैं, उसमें विषय बांटा गया है कि इतने विषय केंद्र को होंगे, इस पर केंद्र कानून बनाएगा, इतने विषय राज्य को होंगे, ये राज्य बनाएगा, इतने समवर्ती विषय होंगे, इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते। तो जो ये नागरिकता है, ये नागरिकता राज्य सूची का विषय न होकर के किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है, ये राज्य सूची का विषय नहीं। आपके पीसीएस पूछेगा कि नागरिकता की जो भारत के संविधान में अवधारणा दी गई है वो किस सूची का विषय है? विकल्प ए संघ सूची, विकल्प बी राज्य सूची, विकल्प 3 समवर्ती सूची, विकल्प 4 उपयुक्त सभी। क्या मालूम? संघ सूची, सभी नहीं मानना। इसे बताता है ना, जो परीक्षाएं होती है, इसी तरह आपके सामने से, इसे आंख में धूल झोंकना, सामने से आदमी सामने बात कर रहा है और आपको जो है आश्चर्यचकित कर रहे, तो उत्तर आपके सामने है, लेकिन आपके आंख में धूल झोंक के आपसे गलत करवाता है कि नहीं? प्रतियोगी परीक्षाओं में यही उत्तर आपके सामने है,
दुश्मन आपके सामने, इसके बाद भी आप नहीं मार पाते हो। दुश्मन आपको मार के चला जाता है, रिजल्ट में आप क्या होते हैं? फेल हो जाते, फेल हो जाते हैं कि नहीं? मतलब दुश्मन सामने था लेकिन फिर भी आप अपना वार नहीं कर पाए। राज्य सूची मार के आए। कितने लोग कहेंगे नहीं हमने पढ़ा है, तीनों सूची होती है, सर ने पढ़ाया था। ऐसे तो आप करते हो, बात करते हो, और जब याद रहेगा, पढ़े रहोगे तो कहोगे ना, नागरिकता संप्रदाय संघीय सूची का विषय है और उसकी अवधारणा को याद करोगे। तो जब संघीय सूची का विषय है तो इस नागरिकता को देने के लिए, छीनने के लिए कानून राज्य बनाए, प्रांत बनाएगा कि केंद्र बनाएगा? केंद्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यूपी सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी, मोदी सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो ऐसे भी विकल्प देगी कि भारत में भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार नागरिकता में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो निम्न में से कौन सी संस्थाएं उत्तरदायी होंगी? ऐसे विकल्प देगा राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद करता है, संसद, और उपयुक्त में से कोई नहीं, या दे देगा उपयुक्त में से सभी। बहुत लोग मानेंगे, कहेंगे ऐसा है, नागरिकता वाला मैटर है तो राष्ट्रपति ही हो सकते हैं। कुछ लोग राष्ट्रपति मार के आएंगे, कुछ लोग राष्ट्रपति के नीचे आएंगे, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट मार के आएंगे। जबकि नागरिकता के कानून बनाना हो, संशोधन करना हो, आपकी नागरिकता को छीनना हो, कुछ भी करना हो, भारत की जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, ये लोग मिलकर राष्ट्रपति है। तो आपका विकल्प सिर्फ राष्ट्रपति दिया है ना, गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया? जब तक संसद नहीं देता है तब तक आपका विकल्प नहीं मानना, अन्य विकल्पों को पढ़ना। कुछ लोग चारों विकल्प नहीं पढ़ते, वो आगे मिला राष्ट्रपति, बस तो संसद में राष्ट्रपति वहाँ अपना दिमाग लगाते हैं ना। ऐसे तो सवाल गलत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया सर, सब बताए होंगे ना, फीडबैक भी देना होगा। दे देंगे सर। न समझ में आए बताइएगा, और भी उदाहरण बताएंगे। समझ में आ रहा है सर। तो संघीय विषय एक गहरी नागरिकता है। भारत के संविधान में, भारत के संविधान के समानता आप लोग पढ़ते भी होंगे, 22 भाग है। तो संशोधन होकर 25 भाग बोला जाता है, लेकिन मूलतः कितने भाग हैं? 22 भाग। उस 22 भाग में दूसरा जो भाग है उसी में नागरिकता का प्रावधान किया है। भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन पूछेगा आगे। अभी देखो हम पढ़ाएंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे, और आपका मन करे तो आप नोट भी करते चलें, इसके ऊपर भी डिपेंड रहिए, और कुछ जो है लिखते भी रहिए। समझ में आया? वो बहुत जरूरी नहीं है कि इससे भी कोई, इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के अलावा कल से ये बोर्ड भी लिखने लायक हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ लिख भी दिया, जब जरूरत होगी तो मैं यहाँ लिख भी दिया करेंगे। अभी तो आज मैं आपको जो भी जरूरी होगा बोल देंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जैसे भारत के संविधान में 22 भाग है, दूसरे भाग में, भारतीय संविधान के दूसरे भाग में किसका प्रावधान किया गया है? नागरिकता। और संविधान में जो भी हर भाग में जो प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान के लिए शुरू से लेकर नंबरिंग किया गया, 1, 2, 3 से लेकर 395 तक नंबर किया गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो उसमें जो है कुछ नंबर को लेकर के बता दिया गया, ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ये भाग 3 है, लेकिन नंबर अपने सीरियल क्रम से ही चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 300, 395 तक चल रहा है। समझ में? तो भाग जो 1 है, भाग 1 में यानी 1 अनुच्छेद से लेकर के अनुच्छेद 4 तक भाग 1 है, और इसमें भारत के राज्य के बारे में बताया गया है। हमने बताया शुरुआत में अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का स्टेट। समझ में? तो 1 से लेकर 4 तक जो है राज्य के बारे में बताया गया है। फिर 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये भाग 2 है, इसी में नागरिकता का प्रावधान किया गया। पूछे का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान
दिया गया है तो सेंटर से दे देगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आइए में तो घुमा देता है भाग 1 और 2, भाग 3 और 4, ऐसे दे देगा। 4 विकल्प बनाएगा, ऐसे बनाएगा। अब आपको अब एक जगह सबसे नीचे लिखिएगा केवल भाग 2, उस पर आपका दिमाग ही नहीं जाएगा। सोचेंगे कि 3 में तो कॉम्बिनेशन बना के दिया है कि भाग 2 और 3, भाग 1 और 2, भाग 4 और 5, नीचे चौथा वाला विकल्प दे रहा है केवल भाग 2। तो आप नीचे तक चौथे तक आते आते थक जाते हो, पहले दूसरे दिमाग लगाते लगाते और सी मार के चले जाओ, हो जाता है ना गलती। जब आप कंसेप्ट में पढ़े रहोगे तो आपको नीचे ध्यान जाएगा, नहीं हम पढ़े, हमको मालूम है कि भाग 2 में ही नागरिकता है। आपकी निगाह खोजेगी कि कहाँ है केवल भाग 2, और तीनों विकल्प में 2 जोड़ के देगा, जो ऊपर वाला रहेगा 1 2 2 3 और 2 4। कुछ लोग क्या करेंगे, सम संख्या 2 और 4, 2 और 4 गलती तो इससे होती है। अभी तो आप लोग नहीं दिए हैं, जब देंगे ना परीक्षा जाएंगे। ये सवाल बता रहा हूँ, ये बीए नहीं है, बीए में आप लोग करते हो ये अलग है। हर चीज़ को पहले समझो, अब समझोगे तो उत्तर अपने आप निकल आएगा। जो 1.5 घंटा टाइम देता है आप 1 घंटे में रंग में बैठ जाओ, देखते उत्तर मारो, और नहीं देखो। जैसे नागरिकता को कंसेप्ट आ गया ना, तो कुछ नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिला है, कुछ तो कहीं सही कह रहा है, कुछ नागरिकों को ही मिलता है, गलत हो जाएगा कि नहीं गलत। फिर अनुच्छेद जो है अब 5 से 11 तक है, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है। जो क्रम है उसी को अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। इतना तो आप लोग जानते हो, जो नहीं जानते होंगे उनका भाई, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए बताते हैं। कुछ बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, और शर्म की वजह से यहाँ कहेंगे। हमारा काम है हम नीचे से पूरा ऊपर करिए। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में क्या है कि भारत के विभाजन के बाद जो है कौन भारतीय नागरिक है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जब भारत का संविधान बन गया, भारत का विभाजन हुआ, संविधान बन गया, तो भारत का कौन नागरिक होगा। उसमें कहा गया है कि जो भारत में निवास कर रहा है, भारत में निवास कर रहा है, और उसके भारत में जन्म हुआ हो, भारत में निवास, मेन चीज़ है निवास कर रहा हो, तो भारत के जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो निवास के आधार पर क्या हुआ, वह भारत के क्या हो गया, नागरिक हो गया। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है, शरणार्थी नागरिक भारत से पाकिस्तान में, इसमें भारत का विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, तो क्या हुआ कि कुछ लोग जो है, जहाँ जैसे भाई कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ पर मुस्लिम को चले गए, बस गए, सरकार है, सबके ऐसा है नहीं, वहाँ भी हिंदू हैं। लेकिन कुछ अफरा तफरी हो जाती है ना, घर में विभाजन होता है कि हम इधर जाएँ किधर जाएँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्रावधान इसमें बताया गया कि कौन नागरिक होगा। तो वहाँ से कुछ लोग यहाँ आए, नहीं हमको वहाँ नहीं रहना, जो पहले वहाँ रहते थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान बन गया, भारत का संविधान विभाजन हो गया, तो 19 जुलाई 1948 टाइम दिया गया। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा 19 जुलाई 1948, जब भारत का विभाजन हुआ, 47 में विभाजन हुआ कि नहीं, तो विभाजन हुआ, तो उस समय तक जो पाकिस्तान से भारत में आया, पाकिस्तान से भारत में आया, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 6। जो वहाँ से यहाँ वो समय 47 तो विभाजन हुआ, अफरा तफरी करो कि हम भाग के जाएंगे। और पहले हवाई जहाज नहीं था पब्लिक के लिए, बैलगाड़ी थे, 2 महीना लगता है, पैदल कितने लोग चल दिए कटरी लेकर। आपको पाकिस्तान जाना हो तो 2 दिन में साइकिल से पहुँचा, लेकिन पहले बैलगाड़ी चलती थी, पैदल लोग चलते थे। तो कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 तक जो पाकिस्तान से भारत में चला आया, उसको भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी।
फिर इसके बाद है कुछ लोग यहाँ साथ में क्या है, शरणार्थी को नागरिक को किसको नागरिकता मिली, शरणार्थी के रूप में मान्यता मिली, बाद में नागरिकता दी गई। तो जो डर की वजह से कुछ मुस्लिम यहाँ से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान में कुछ दिन रहने के बाद 2-4 महीने रहे, उनको लगा कहीं भारत ही सबसे अच्छा है, कहाँ आगे फंस गए। तो फिर वो क्या किए, वहाँ से फिर वापस आ गए। ये सब समस्याएं जिन्हें इसको संविधान में लिखना पड़ा, नहीं तो बेचारे आज कहीं भी नहीं होते, न पाकिस्तान के न भारत के। तो बताया गया कि जो यहाँ से क्या भारत से इंडिया से कहाँ चले गए, पाकिस्तान। कुछ दिन बाद फिर उनका मूड बदला, नहीं यहाँ को डर लग रहा, यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता, यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। तो वहाँ से क्या किया, भारत में आया तो उनको अनुच्छेद 7 के तहत उनको नागरिकता प्रदान की। समझ रहे हैं? सर कब आए, कब आए उनको शरणार्थी, कब आए भारत? वही टाइम जो हमने बताया ना, 19 जुलाई 48, वही टाइम। कुछ लोग होते हैं ना एकाएक चले जाते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे अफगानिस्तान में जब तालिबान के अभी पिछले साल की घटना है, जो तालिबान वाले पूरा कब्जा कर लिए, तो कोई हवाई जहाज को लटक के भाग के चला जा रहा है। उनको लग रहा है कि देश में रहना मुश्किल है, मर जाएंगे। क्या किए वो, हवाई जहाज में जगह नहीं मिले, कोई उसके पंखा को लटका हुआ, देखे थे कि नहीं आप लोग? तो वही हाल था उस समय जब भारत का विभाजन, कोई इधर से था, कोई इधर से था। जबकि ऐसा कुछ है नहीं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में क्या है कि देखो सब रह रहे हैं ना, लेकिन कुछ लोग इतना डर जाते हैं, उनको लगता है जब हवाई जहाज उड़ रही तो लगता है कि अब तो कहानी खत्म है। अगर वहाँ मनाने लगते हैं कि अगर मेरे पास पंख होते तो उसका पंख पकड़ के हम चले जाते कहीं, लेकिन इस अफगानिस्तान में हमको जीना नहीं। वही कंडीशन थी उस समय। कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए, फिर उनको लगा कि नहीं वहाँ ठीक नहीं, कुछ भी होगा उनका, कुछ भी सोच रही होगी, लेकिन वहाँ से ठीक क्या गए, यहाँ चले आए। फिर इसके बाद 8 में कहा गया भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर बसे हों, उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में। ये तो अनुच्छेद 6-7 क्या था, भारत पाकिस्तान के बीच वाला था, इधर उधर जाने वाले। अनुच्छेद 8 कहता है कि कुछ लोग अंग्रेजों के समय से, आज़ादी के पहले से कुछ लोग बाहर चले गए जीविका के रोजगार में, और कुछ कहीं तो कुछ भारतीयों को तो अंग्रेज लोग यहाँ से बंधक बना के ले गए थे खेती दूसरे देश में, और कुछ लोग स्वेच्छा से गए थे, कुछ लोग विदेश में जाके बस गए थे। तो उनको भी तो नागरिकता प्रदान करना है। तो कहा गया कि वो लोग भी अगर बाहर बसे हैं, कहीं भी जाकर के विदेशों में बस गए हैं, तो उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा दादी में से कोई अगर भारत में जन्म लिया हो, वो कहता हो कि हम तो भाई कमाने के लिए गए थे, लेकिन हमारे दादा दादी या मम्मी पापा कोई यहाँ जन्म लिए थे, तो उन विदेशी जो भारतीय लोग हैं लेकिन विदेशों में जाके बसे थे, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। समझना है? ये तो उस समय की कंडीशन थी, उनके लिए ये प्रावधान करना पड़ेगा। अनुच्छेद 9 ये थोड़ा सा प्रिंट टाइप में गलत हो, स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक रूप से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप भारत के नागरिक और आप स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हो, तो आपकी यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी? जैसे आपको लगता है कि इंडिया में हमारे लिए नहीं, कुछ लोग होते हैं बिरले, अक्षय कुमार सर, हाँ अक्षय कुमार नहीं, ऐसा मत कहिए, भारत के नागरिक नहीं सर, कनाडा और उसका प्रावधान आगे बताएंगे क्या है, कैसे है। तो सोनिया गांधी वाला बैठा है। तो कुछ स्वेच्छा से अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो, तो ये माना जाता है कि आप अगर दूसरे देश की नागरिकता आप ले रहे हो स्वेच्छा से, खुशी खुशी, तो मान लिया जाता है कि भारत देश की जो नागरिकता है उससे आप खुश नहीं, और माना जाता है कि नहीं। अगर स्वेच्छा से आप अपना घर परिवार छोड़ देते हो, तो घर क्या मान लो, एक सदस्य आज कम हो गया, अब लिखेगा अपनी डायरी में, इसका मतलब आज से इसके हिस्से का खाना भी ना बनाया जाए, यही तो होगा ना। जब स्वेच्छा से आप दूसरे घर की सदस्यता ले लिए, इसका मतलब आज
आप ये घर खाली कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए ना। तो वही चीज है कि भारत में अगर भारत का नागरिक कोई है और स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया तो यह मान लिया जाएगा कि भारतीय नागरिकता से आप पसंद नहीं, तो आपकी यहाँ की नागरिकता क्या होगी? खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कौन है ये क्वेश्चन पूछता है, इसे अभी चलेगा 6, 7, 8, 9 कहेंगे स्वेच्छा से नागरिकता कैसे क्वेश्चन पूछ बनाएगा? किसी देश की स्वेच्छा से नागरिकता अगर भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है? नागरिकता बरकरार रहेगी, नागरिकता कुछ सीमित हो जाएगी 2, नागरिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी 3। ये 3 विकल्प है। रुकिए, अब ये IAS वाला बनाएगा केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, उपयुक्त सभी सही है। चौथा विकल्प बनाएगा केवल 3 सही है। तो आपका ध्यान जाएगा उपयुक्त सभी सही है, वही मार होगी ना। क्यों? क्योंकि दिमाग लगे, जबकि उपयुक्त सभी सही वाले में 2 गलत आ गया है, 1 सही आ गया। गलत वाले की संख्या ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो उपयुक्त सही मारोगे? नहीं मारोगे। तो केवल 3 सही है, इस पर आएगा ध्यान। ये IAS का क्वेश्चन बता रहा। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप भी तैयारी किए हैं UPSC का। यार हम लोग टीचर हैं, हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपको समझ में आए तब बताना। सर समझ में तो आ रहा है, बट आप सर हम लोग देखो पढ़ाते हैं तो हम तैयारी करके आते हैं तब ना आपको पढ़ाते हैं। हाँ, आपको शिकायत हो सर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हमको बताओगे तो हम और तैयारी करके आएंगे। तो कुछ करना हो तो वो आना ही नहीं, थोड़ा सा धैर्य बनाओ। बाहर मिलेंगे हम तो 1 घंटा 2 घंटा अभी अपना टॉपिक पे आते हैं। हमारा हमको पढ़ाना टॉपिक है, हम लोगों को भी ध्यान देना है। अनुच्छेद 9 हो गया। अनुच्छेद 10 नागरिकता पर कोई बनाने की शक्ति संसद को है। मतलब नागरिकता जितनी आपको मिली, जो भी ये प्रावधान आगे के पढ़े हैं, सबको संरक्षित करना, कोई भी क्या करना है, कैसे करना है, सब कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक। अनुच्छेद 11 नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति का आधार का निर्धारण संसद करेगी। संसद क्या करेगी? संसद ही कानून बनाएगी कि कैसे व्यक्ति को कौन कौन आधार बनाया जाए कि आपको कोई नागरिकता मांगे उसको दिया जा सके, और वो आधार भी निर्धारित करेगी कि कैसे नागरिकता को कब कब छीन ली जाए। ये कौन कानून बनाएगा? संसद। राष्ट्रपति बनाएगा? संसद। राज्यपाल बनाएगा? याद होना चाहिए, हमारा पढ़ाने का मतलब है आपके दिमाग में आज ही हो सके, इसलिए हम बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट भी कर रहे हैं कि नागरिकता पर अगर कोई भी कानून, क्योंकि एक सीधा सा हमने बता दिया ना, नागरिकता की सूची का विषय है, संघ सूची का। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। महाराष्ट्र का विधानमंडल कानून नहीं बना सकता ना। तो जब संघ सूची विषय है, न संसद याद रहे, अगर इतना भी याद रहे कि संघ सूची का विषय है, तो अब तर्क लगाओगे तो वहां पहुंच जाओगे संघ सूची कानून बनाता कौन? संसद। उत्तर आ गया कि नहीं? तो संसद ही नागरिकता पर कोई किसी को नागरिक बनाना है, उजाड़ना है, मतलब वंचित करना है, सब पैमाना तय कौन करेगा? संसद। और संसद में जब प्रेसिडेंट पढ़ाया जाएगा लोकसभा राज्यसभा तो बताया जाएगा। अभी ये क्वेश्चन अभी मत पूछिएगा सर संसद क्या होता है, उसको भी बताया, क्योंकि अभी आप एक इस टॉपिक के संदर्भ में बार बार हम संसद का नाम ले रहे हैं, आगे बताया जाएगा। तो इतना तो समझ पाएंगे ना, नागरिकता पर कानून ऐसे भी विकल्प आता है, क्वेश्चन आएगा कौन कानून, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तक दे देगा विकल्प, और राज्य का विधानमंडल दे देगा। लेकिन हमेशा याद रहे कि नागरिकता है तो संसद, एकदम अपना दिमाग में बैठा लीजिए। नागरिकता को कोई भी लिखा पढ़ी करना है, कानून बनाना है, बिल पास करना है, कुछ भी करना है तो बिना संसद के ये पास होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करने वाला नहीं।
कानून बन जाता है तब जाके जब कोई विवाद होता है तब मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट बोलता है। लेकिन कानून बनाने कोई क्या बेस बनाना है सब संसद निर्धारित करती है। फिर उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए यहाँ उसी बेस में ना, अब ये तो पूरा प्रावधान हो गया। अब संसद ने क्या किया, संसद को संविधान अनुच्छेद 11 पावर देता है ना, उसी पावर का प्रयोग करके संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के निम्नलिखित आधार बताया, कानून बनाया कि ये जितने पॉइंट हैं इन्हीं पॉइंट के आधार पर क्या कर सकता है कि वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे इसमें टाइप गलत हुआ है, जबकि 5 पॉइंट है, ये जो चौथा और पांचवा है ये पंजीकरण में ही आएगा। 2 पॉइंट, चौथा और पांचवा तीसरे का ही अंश है, आप लोग बना लीजिएगा, लिख जाए। तो जो पंजीकरण है उसी पंजीकरण में 2 पॉइंट है, 4 और 5 होती 3 का भाग, ठीक टाइम हो गया। तो इस संसद ने बनाया है कि किस आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो जन्म से, यानी पहला आधार क्या है, इस कानून बनाया, संसद ने क्या बनाया, कानून बनाया, ये आधार बताया कि इस आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है, जन्म के आधार। यानी जन्म यहाँ भारत की भूमि पर जन्म हुआ हो, आपका हुआ, आप नागरिक पर आपको होना चाहते हैं, आप नागरिकता लेना चाहते हैं भारत के, तो आपके यहाँ जन्म हुआ हो और 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक। वो तो प्रावधान जो विभाजन वाला है वो तो वहाँ पर है। और इसके बाद जन्म से इसमें आगे जोड़ा गया कि आपके माता पिता, दादा दादी कोई भी यहाँ पे निवासी रहे हों, मतलब तो ये मान लिया गया कि आप यहीं जन्म किए और यहीं के आपके माताजी, पिताजी, दादा दादी यहीं के जन्म के आधार पर आपको मिल जाएगी। कि जन्म लिए यहाँ निवास कर रहे हैं, निवास के आधार पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा है रक्त संबंध के आधार पर, दूसरे वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर हो गया, वंश के आधार पर कि दादा दादी, पिताजी, दादा दादी होता ना, रक्त के संबंध बस 2-3-4 पीढ़ी है, कुछ भी है, तो उस रक्त संबंध वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन, जिसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाए, फार्म भरे, परीक्षा दिए, परीक्षा पास हुए, उसकी शर्त को पारक जो आप लोग आए हैं इस परीक्षा में बैठे होंगे, उसने क्वेश्चन पेपर दिया होगा, हाँ, उसकी शर्त थी जो सॉल्व कर लेगा उसी में लेंगे ना। यही रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई नागरिकता प्राप्त करना है तो कुछ इसमें शर्त है, फार्म डालो, परीक्षा दो, मेरिट बने, उस मेरिट में जो आएगा वही पंजीकरण करवा करके। उस शर्त क्या है कि भारतीय व्यक्ति से विवाह किया, कोई व्यक्ति अगर कोई विदेशी हो और भारतीय व्यक्ति से विवाह करे, हाँ बता रहे हैं आपको, कोई आप सोचे हम नहीं समझ पा, हमने व्यक्ति बोला, आप कह रहे हैं व्यक्ति सर ना, बता रहे हैं, बस टाइम ज़्यादा होगा। एक होता है पर्सन, और पर्सन में 3 लिंग आते हैं, पर्सन को बोला जाता है व्यक्ति, अब जो पर्सन होता है उसमें 3 लिंग आते हैं, मैन, मेन, वुमेन, थर्ड जेंडर, समझ में आया ना। हम व्यक्ति बोले तो समझ गए कहाँ, मतलब कोई भी विदेशी भारतीय लोगों से शादी करे, चाहे किन्नर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, वह विदेशी हो, लेकिन भारतीय लोगों से क्या करे, शादी करे, समझ में। व्यक्ति का मतलब पुरुष आप लोग समझते हैं, लेकिन व्यक्ति का मतलब होता है इसमें 3 लिंग आते हैं। व्यक्ति का मतलब पुरुष नहीं है तो पुरुष शब्द बेकार हो गया। पुरुष अपना अलग महत्व है, कोई पुरुष जा रहा है तो आप कामन चीज करते हो, वो व्यक्ति जा रहा है, कोई महिला जा रही है तो उसे आप कह सकते हो वह व्यक्ति जा रहा है, कह सकते हो, क्योंकि व्यक्ति में 3 लिंग आता है। ये तो सब्जेक्ट का बाहर की चीज है, ये सब बाहर, लेकिन आपका कंफ्यूजन था, पकड़ लिया, सोचे कि सब नहीं पढ़ता है, समस्याएं तो रहती है, बहुत समस्या धीरे धीरे होगा। 7 वर्ष से भारत में रह रहा, उसी का पॉइंट है पंजीकरण वाला, गूगल तो नहीं हो रही, यहाँ तो नहीं है, कितना मिनट लगा, कितना मिनट हुआ।
अभी 1.5 घंटा हम लोग हो रहे हैं, 2 घंटा हम देखो टाइम हमारा खत्म होने में अगर 2 घंटा लगेगा तो हम 2 घंटा से हाँ, अगर लगता है किसी को प्यास लगी है तो जा आपसे पूछे ना, आराम से जाकर। और अगर उसको पंजीकरण से नागरिकता मिलती है तो जो उसका अवयस्क बच्चे हैं उसको भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। अब ये चौथा पॉइंट आता है कि देशीकरण से नागरिकता। देशीकरण से नागरिकता इसका संबंध है कि कोई विदेशी हो भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, किताबों में पढ़ लिया कि भारत एक बहुत अच्छा देश है, उसको लगा दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो भारत में, मन में वाल मार रहा है कि भारत की नागरिकता मिल जाए, वहीं जीवन बिता देंगे। तो उसके लिए इसमें भी 2 कैटेगरी है, एक आम व्यक्ति, एक खास व्यक्ति। आम व्यक्ति मतलब होता है विशेष उपलब्धि वाला व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, हाँ? विशेष उपलब्धि जैसे बहुत बड़ा चिंकर हो, बहुत बड़ा कलाकार हो, उसकी पिक्चर जो है बेटे में नहीं चल रही उस हीरोइन की, उसको लगता है असली मार्केट इंडिया में है, अगर इंडिया की नागरिकता मिल जाती, एक पिक्चर अगर भारत के बम्बई में बना देते, इतने लोग देखने वाले हैं, क्या हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा वहाँ पर हम यहाँ पर हीरो हैं, हमको कोई कुछ ही नहीं रहा। अगर इंडिया के हीरो हो गए हम, पहले तो नागरिकता मिल जाए, तो वीजा लेके आए, एक पिक्चर बना रहे थे, मुकदमा में फंस गई, 5 साल अटक गया, वीजा टाइम खत्म, नहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो आपके मन में टसन बनी रहेगी ना कि अगर यहाँ के वीजा मिल जाता कोई तो हम एक मूवी बना ही लेते ना, उसकी मन इच्छा होगी कि आपकी नागरिकता के लिए ना, उसमें शर्त रखी गई है आपको नागरिकता मिलेगा। बहुत बड़ा इंजीनियर हो, बहुत बड़ा व्यापारी हो, उसको लगता है कि हमारा कंपनी इस देश में, अपने देश में नहीं चल रही, इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में क्रीम खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहीं की मिट्टी के क्रीम बनाओ, यहीं बेच दो। यहाँ कोई भी फैक्ट्री विदेशी आती है तो यहाँ लगती है कि नहीं, तो जो मालिक हो गया कुछ वहाँ के लोग तो रहेंगे और यहाँ पे रोजगार मिल जाता है, तो सोचता है कि जब यहीं पर पूरा व्यवसाय जीवन भर करना है तो यहाँ क्या कर लिया जाए, नागरिकता मिल जाए। उस नागरिकता को कैसे मिलेगा, वो कह रहा है कि 12 वर्ष से भारत में रह चुका है, क्या कर रहा हो, कम से कम भारत में 12 वर्ष रहा हो, आचरण अच्छा रहा, पता लगा गैर कानूनी कानूनों कार्रवाई में संलग्न रहे हो और कागज पहुंचा दिए भारत सरकार का भी, तो सर हमारा आचरण बहुत ही अच्छा रहा, नहीं चरित्र प्रमाण पत्र आपको मिलता है ना, स्कूल में मिलता है, टीचर जानता है कि इसका आचरण कितना अच्छा है, ये भी चरित्र प्रमाण पत्र आपका मिलता है ना, जो अच्छा होता है उसका भी वही सर्टिफिकेट, लेकिन जब टीचर कॉलेज से मिल गया तो अच्छा ही है, सब माफ है। लेकिन यहाँ पर आचरण अच्छा होना चाहिए, माफ नहीं है। तो पता लगा 12 साल रह करके आचरण अच्छा दिखा लिए, तो आचरण आपका अच्छा होना चाहिए, इस देश में जहाँ भी आप रहते हो आपका आचरण अच्छा रहा हो, तब आप एप्लीकेशन आप ऑफिस में डाल सकते हैं कि हमको यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए। सरकार है यहाँ की राजभाषा या कोई प्रादेशिक भाषा वह जानता, यहाँ की राजभाषा क्या है, हिंदी है ना, हिंदी जानता, हिंदी नहीं जानता है बंगाली जानता। जो 8वें अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें तो कोई एक भाषा जानता, रीजनल भाषा, क्षेत्रीय भाषा, तमिल जानता हो, तेलुगु जानता हो, एक भाषा राजभाषा जानता हो या क्षेत्रीय भाषा जानता हो, इस आधार पर आपको क्या है आप नागरिकता मिलेगी। उस नागरिकता को जो मिलता है इसके तहत उसे बोलते हैं देशीकरण। क्या करते हैं, देशी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरलाइजेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन। इसी में से शर्त पूछेगा, ये जो हमने 3 शर्त बताया है ना, पूछेगा कि देशीकरण से भारत, आइए इसका क्वेश्चन बताना, देशीकरण से
कहेगा कि देशीकरण से जो नागरिकता प्रदान की जाती है उसमें से निम्न में से कौन सी शर्तें असत्य हैं या सत्य है, और इसे दे देगा। विकल्प क्या देगा कि आचरण अच्छा हो, राजभाषा जानता हो, किसी दो बताए ना, 4 बताना है, किसी सार्वजनिक पद पे हो, सरकारी नौकरी में हो, या सार्वजनिक बैंक में उसका खाता चलता है। ये सब खर्ची है ना, लेकिन आपको तो लगेगा ये बात सही है, बैंक में किसी सरकारी बैंक में उसका अकाउंट होना चाहिए। जबकि ये जो विकल्प 3 है, हमको इसी तीनों में से उत्तर खोजना है ना। अब ये विकल्प 4 विकल्प है, उसको जो है एक विकल्प बोलेगा, 2 तो ये अच्छा आचरण हो, 12 वर्ष तक रह चुका हो, 2 तो ये दे देगा 12 वर्ष तक रह चुका हो और आचरण अच्छा हो। तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया हो। चौथा हो कि सरकारी बैंक में उसका नियमित खाता संचालित होता है। ये तो पक्का गलत हो जाएगा, अगर आगे इस वाले पढ़ जाओगे तो पक्का गलत होगा, और उसमें मिक्स करके उत्तर बता दिया तो गलत हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति वाला तो भूलोगे नहीं, उसको तो सही मानेंगे कि कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्राप्त हो। ये तो कहोगे कि अगर विदेशी है, इसको नागरिकता यहाँ की मिल रही है, तो राष्ट्रपति दिमाग लगाओगे परीक्षा हाल में कि राष्ट्रपति उसको पुरस्कार दिए होंगे तभी उसको नागरिकता दे रहे हैं। ये तो गलत हो ही नहीं है ना। और इसको 12 वर्ष वाले में कंफ्यूजन आ जाओ, तो पढ़ा तो था, हो सकता है वो 6 वर्ष रहा, वो गलत लिखा है। ये सवाल आपका 100% अगर आइए देना है तो इसी में पीसीएस कैसे पूछेंगे। निम्नलिखित में से किन आधारों पर नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है? जन्म से, वंश से, देशीकरण से, ठीक, पुरस्कार से, या पीसीएस का देखते उत्तर मारते। आइए तो दिमाग लगाना। तो आपका ये कोचिंग में बिल्कुल लिखा भी होगा कहीं IAS और इसीलिए हम दोनों बता रहे हैं, नहीं तो हम एक ही बता के मत कर रहे। सर जो उधर लिखा है उनका भी चलेगा, उसमें क्लास ले सकते हैं सर। आप पहले अपने टॉपिक में आओ, बार बार अपने टॉपिक में लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट है भूमि अर्जन और विस्तार से नागरिकता की प्राप्ति। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आएगा वो वाला पॉइंट खत्म कर लेंगे। नोट कर रहे हैं कहीं आप लोग? नोट करते रहिए, आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को मटेरियल तो मिलेगा ही। लास्ट पॉइंट है कि भूमि अर्जन, भारत का जो भूभाग है, भारत का जो भूभाग है वह कोई ऐसा भूभाग जो भारत का वर्तमान में न रहा, लेकिन भारत उस भूभाग को अर्जित कर दिया। जैसे श्रीलंका हमारे भूभाग में नहीं आता ना, श्रीलंका। मान लो, कल्पना करो कल भारत अटैक करके या वह खुद स्वेच्छा से आकर कहे हम भारत के साथ रहना चाहते, या मालदीव एक देश है कि नहीं है? मालदीव, हाँ, वो स्वेच्छा से भारत से निवेदन करे कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हमको भी अपना बना लीजिए, हम भारत के बनना चाहते हैं, या भारत वाले उसको अपना बना लें। तो कोई ऐसा भूभाग जो भारत की भूमि का अंग न हो, भारत की जो वर्तमान भू क्षेत्र है वह उसे वो वर्तमान में न हो, लेकिन अगर उसको उस भूमि को भारत किसी तरीके से प्राप्त करता है, किसी भी तरीके से, चाहे युद्ध के माध्यम से, चाहे समझौते के माध्यम, चाहे कानून के माध्यम, कानून बना है 1955 में कानून बनाया गया है। तो नागरिकता परित्याग करने, उसकी बच्चे की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अंत करने के लिए क्या हो गया कि एक तो है कि स्वेच्छा से क्या करें, आप दूसरे देश की नागरिकता ले लें तो ऑटोमेटिकली नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। इतने स्वेच्छा से तो हम बता चुके हैं। और दूसरा क्या है कि केंद्र सरकार आपको कानून बना करके आपकी नागरिकता, एक क्वेश्चन पूछे थे ना दिवालिया होना क्या आप लोग बता रहे हैं, तो
कोई भी पॉइंट के आधार पे आपको कानून बना है, उस आधार पर आपकी नागरिकता को छीन सकते हैं। एक तो आप स्वेच्छा से त्याग रहे कि हमको भारत की नागरिकता से ऊब गए, 30 साल से यहाँ नागरिक बने हैं, कुछ नहीं, बेरोजगार घूम रहे, कुछ भी हम भारत पर स्वेच्छा से आप अपनी नागरिकता को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। एक तो ये याद रखते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप दूसरे देश की नागरिकता ले स्वेच्छा से, तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आपने त्याग दिया। एक स्वयं त्याग देना, एक अपने देश की त्याग देना, अब पता नहीं कहीं तो लोग कि नहीं, लोगों को तो वही जानता है। और एक होता है कि दूसरे की नागरिकता को ग्रहण कर लेना, तब यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। या तो एक तो त्याग देना तब खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को ग्रहण कर लेना तब नहीं समझ में आ रहा है। एक तो त्याग देना, स्वयं त्याग देना, खत्म यहाँ की नागरिकता। एक दूसरे को ले लेना, खत्म यहाँ की नागरिकता। समझ में आया? और दूसरा है संसद कानून बना के उस छीन लिया। एक तो स्वेच्छा पर तो क्या था, स्वेच्छा पर था हम नहीं ले, हम त्याग रहे, अरे हम त्यागेंगे नहीं, दूसरे के ले लेंगे ऑटोमेटिकली। और तीसरा क्या है कि हम जो है हमारी नागरिकता को संसद कानून बना के छीन ले, क्या करें, छीन ले। आप सही आदमी नहीं हो, इसलिए आपकी नागरिकता को क्या किया जाए, अपहरण कर लिया जाए। नहीं, अगर आपको बताएं, इसमें इस स्लाइड में नहीं है, अभी बताएंगे तब तक क्या होगा। ऐसा हुआ है, ऐसा कभी आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा नहीं, इसलिए इसमें नहीं है। समझ रहे हैं? जो क्वेश्चन आता है अभी तक जो ट्रेन में 20 साल का रहा हो, वो चीज़ हमने डाला है। आपको मैं तो आप क्या कर साल को देखना, नागरिकता को छीना जाता है, आतंकवादी जितने पकड़े जाते हैं छीना नहीं जाता, विदेशी है कोई छीन लिया जाएगा। यहाँ के नागरिकों के देश के खिलाफ आगे है इसमें कि देशद्रोह के समय शत्रु की सहायता करना, मतलब शत्रु देश जो है, हमारा जो शत्रु देश है भारत का, उसको उसके साथ जाकर उसकी सहायता करना। देशद्रोह का कानून बना है ना कि जो भारत देश का शत्रु है उसको आप क्या कर रहे हो, जाकर सहायता कर रहे हो, और भारत में ही रह करके भारत के खिलाफ काम कर रहे हो, तो देशद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका नागरिकता कहेगी और ले लो, तो कहेगा नहीं, अपन छीन लेगी कि ले दे देगी, छीन लेगी ना। बहुत से पावर, आप नागरिक हैं इसलिए आपको बहुत से पावर मिले हैं, सब चीज को छीन लिया। और जो हमने बताया एक पॉइंट है, दीर्घ प्रवास अगर 7 वर्ष तक, अगर लगातार 7 वर्ष तक आप विदेश में रहे और जिस देश में रहे उस दूतावास से आप संपर्क भी नहीं किए, भाई हम भारत के नागरिक हैं, यहाँ 7 साल से लगातार नौकरी करते हैं या घूमने आया सो गए, अगर लगातार 7 साल तक कोई सूचना दिए आप गायब हैं, और 7 साल 2 महीने बाद आप कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो पता लगा 2 महीने पहले आपको फाइल, तो अगर आप 7 साल तक असत्य ब्लेम तथ्य छिपा कर नागरिकता प्राप्त करना, ठीक, मतलब देशीकरण जो हमने पॉइंट में बताया था, अगर आपको नागरिकता प्रदान सरकार कर देती है पंजीकरण से और देशीकरण से, और जो कागज आपने दिखा करके लिया था नागरिकता, और बाद में जांच होने में ये पता चला कि कूट रचित है, फ्रॉड इन्होंने किया था नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो उस जब सरकार को पता चल जाएगा उस समय ही आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। समझ में? और अपराध, आपको मान लो आपको नागरिकता, एक तो आप विदेशी थे, हमने नागरिकता आपको प्रदान कर दिया, तो नागरिकता प्रदान कर दिया, उस नागरिकता प्रदान मिलने के 5 साल के अंदर आप कहीं विदेश में गए, 5 साल के अंदर आप विदेश में गए और कहीं कोई अपराध कर दिया, कहीं कोई अपराध कर दिया, भाई एक तो भारत की नागरिकता आपको मिली,
किसी माध्यम देशीकरण से पंजीकरण से, और इसके बाद उस जब आपको नागरिकता मिली उसके 5 साल की अवधि के बीच में अगर आप किसी विदेश में जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ आप अपराध करते हैं, उस अपराध में अगर आपको 2 साल की सजा मिल जाती है, तो भारत सरकार की ये आदमी सही नहीं गलत आदमी की नागरिकता देगा, तो आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म। समझ में आया? अच्छा, ये स्लाइड खत्म हो गई है। कुछ और पॉइंट है, एक नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे खत्म होती है। सरकार ने समय समय पर इसी नागरिकता का जो कानून बना है 1955 में, उस कानून को सरकार ने समय समय पर संशोधन किया। समझ में? समय समय पर संसद ने संशोधन किया। 1957 में संशोधन हुआ, 55 में 57 में संशोधन हुआ, फिर 83 में हुआ, 85 में हुआ, ठीक 2003 में हुआ, 5 में हुआ, 15 में हुआ, 19 में हुआ, और ये समय समय कुछ पॉइंट जोड़ते जाती है ना सरकार, तो समय समय पर भाई संसद कानून में जोड़ती है, संशोधन करती है। तो ये कानून अभी तक 7-8 बार संशोधन इसी कानून में जो 1955 बना था, नागरिकता अधिनियम 1955, उसी में कुछ जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है। तो जो 2019 में जो CAA कानून आया, विरोध हुआ था, तो आंदोलन देश में चल रहा था ना, यही नागरिकता का जो पॉइंट है, संसद ने एक बिल लाया, अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, हिंदी बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। उसमें ये क्वेश्चन आएगा नहीं, जो कंसेप्ट हमने बताया अक्सर आप लोग देखेंगे, यही जो स्लाइड उन्होंने दिखाया वही आएगा, लेकिन थोड़ा जो प्रावधान है वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान तक छोड़ना सही रहता है। अभी कितनी बजे तक क्लास है हमारी? 1:20 तक है, तो 1:30 तक पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 बजे से पढ़ाइए, कोई नहीं, आप लोग दिक्कत ना आए। उस कानून में जो प्रावधान किया गया है 19 में जो संशोधन आया कि 3 देशों के लोग, 3 देश और 6 जो है धर्म के लोग अगर इस 31 दिसंबर 2014 के पहले तक अगर भारत में आकर निवास कर रहे हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देश और 6 धर्म। हाँ, तो इसी का विरोध हो रहा था, इसी को लेकर के विरोध हुआ। तो आप लोग गूगल में जाके सर्च कर इसको पढ़िएगा, क्या मैटर क्या नहीं, मतलब नागरिकता का अवधारणा 2000 वर्तमान तक अभी उसका चल रहा है मैटर, बीच में उसका जिन्ना आ जाता है। हाँ, ये सब आंदोलन चल रहा, कोरोना पहले आंदोलन चल रहा था ना, वो आप लोग पढ़िएगा, किसी दिन मौका मिलेगा तो हम पढ़ जाइएगा, तो उसको डिटेल में बताएंगे। ये जो आपका नागरिकता की अवधारणा थी, संवैधानिक प्रावधान था और संसद द्वारा सबका क्या क्या किया गया। हाँ, एक पॉइंट और उसमें छूट गया नहीं है, सन 2000 में एक संसद ने भारत सरकार ने एक समिति गठित की, एल.एम. सिंघवी समिति, और एल.एम. सिंघवी समिति गठित की। उसने उनको ये कहा गया कि भारतीय मूल के जो विदेशों में रह रहे हैं तो भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन भारत से उनके बारे में क्योंकि लगभग देशों में भारतीय लोग बसे हुए, सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय। हाँ, अप्रवासी जो भारतीय हैं
उनके बारे में आप अध्ययन करिए और फिर उनको भारत से जोड़िए। उनके बारे में अध्ययन करिए। अगर भारत से जुड़ना चाहते हैं तो भारत से उनको जोड़िए। व्यवसाय, बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग व्यवसाय में आगे हैं, तो लोग जुड़ेंगे तो अपने लोग हैं। अगर ये लोग भारत में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो विदेशी मुद्रा मतलब भारत में आएगी और उनका अपने धरती से जुड़ाव भी होगा। अपने देश का कुछ न कुछ अगर विदेशों में अच्छी चीज़ सीखे हैं तो भारत को उसको लाभ भी तो मिलेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के उस समिति को गठित किया गया और उस समिति ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जितने अप्रवासी भारतीय हैं, भारत विदेशों में बसे हैं, उनके लिए वो सरकार ने, समिति ने अनुशंसा किया कि उनके लिए एक कानून बनाइए, उसमें संशोधन करिए 1955। संशोधन करके उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दीजिएगा। उन्हीं को बोला गया PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के अप्रवासी, भारतीय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कहाँ के हो, भारतीय मूल के हों लेकिन विदेश में रहे हैं, उन्हें को क्या बोला गया PIO। उनके लिए कानून बनाया गया। कहा गया कि आप भारत की पूर्ण नागरिकता तो आपको नहीं मिलेगी, यानी राजनीतिक और नागरिक जो अधिकार है आपको वो तो पूरा नहीं मिलेगा। हाँ, भारत में बिना वीजा के आप आ सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, जब तक मन करे रहिए, आप जा सकते हैं, मन करे यहाँ रहिएगा तो बाद में, लेकिन आपको चुनाव लड़ने का और जितना मौलिक अधिकार मिला हुआ है वो सब मौलिक अधिकार, मत देने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। कोई सांसद, विधायक, राष्ट्रपति बनने का आपको अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ छूट आपको दी जाएगी क्योंकि आप लोग भारतीय मूल के, लेकिन वहाँ पर नागरिकता आप ग्रहण कर लिए, इसलिए आप इस देश के नागरिक हो गए। जैसे भारतीय लोग बहुत से कनाडा में, अभी थोड़ा सा, अभी मैं 10-15 मिनट 10 मिनट हो गए। आज क्लास है 5 मिनट। उनके लिए का प्रावधान किया गया, वहाँ के नागरिक होते हुए भी यहाँ पर आप लोगों को उनको सुविधा दी गई। तो ये आपका पूरा नागरिकता था। हाँ, तो अभी चलेगा, टाइम चलिए कर ब्रेक मांग रहे थे। अगली क्लास भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ो। हमने जितना बताया आपको स्लाइड के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, आपको ना समझ में आ रहा हो पूछिएगा, कोई क्वेश्चन आप लोगों का समझ में आया, कोई दिक्कत किसी पॉइंट में, या जो हमने बताया समझ में आया? आप लोग मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, हाँ, PDF के बना करके आपके वो ग्रुप बना हुआ है, हाँ, वो मिल जाएगा। उससे भी मिलेगा। अगर आप लोग कहेंगे ना तो हम यहाँ मिलेंगे तो सर आप यही पढ़ाते हैं? हाँ, मिलेंगे तो आपको बुक दे देंगे, बुक आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वो आप लोग करवा लेंगे। PDF तो आप लोग देंगे। ठीक, धन्यवाद सर।